नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हर किसी की नींद उड़ा रखी है। कोरोना वायरस का बार बार लौटना, अब रूप बदलना अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है और हर बार यही सवाल उठता है कि इस वायरस का खात्मा कब होगा और होगा भी या नहीं। और ऐसे में इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां क्या है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो देश में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के पुराने स्ट्रेन के मामले भी फिर बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन की संक्रामकता दर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या में उछाल आने वाला है। ऐसे में भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेजी से पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तबाही मचा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का वार डबल सेंचुरी हुई पार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही नए मामलों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जरूरी सावधानियां बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा राज्यों को वैक्सीनेशन अभियान पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्यों को आदेश जारी कर नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के लिए भी कहा गया है। सभी राज्य सरकारें सतर्क रहें, सभी जरूरी सावधानियां बरतें, वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान दें, नाइट कर्फ्यू पर भी करें विचार। देश में ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 15 से ज्यादा राज्यों में पैर पसार चुका ये वायरस राज्य सरकारों के लिए टेंशन बन गया है। यही वजह है कि अब राज्यों की सरकार भी इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और हर तरह से तैयार रहना चाहती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हरियाणा में भी एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में अब तक इसका आंकड़ा इकाई में है, लेकिन ओमिक्रॉन जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, ये आंकड़ा कभी भी बढ़ सकता है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरियाणा की मनोहर सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग ट्रेन और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। मुझे पता लगा है, उसकी भी जानकारी हुई है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारियां सब की हुई हैं कि भी जो भी केसेस ऐसे आते हैं उसके इलाज का जो सारा प्रोटोकॉल बन चुका है कि उसको इलाज किस प्रकार का चाहिए। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन की उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं अभी पता लग रही है। अभी तो यह है कि उसको निश्चित दिन के लिए अपने घर पर ही रह करके इलाज कर सकता है। उतना जितना कोविड पहले चला था उस प्रकार का ये प्रभाव उसका उतना ज्यादा नहीं है, प्रभाव कम है, लेकिन इसके फैलने की जो गति है वो ज्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉलंटरली लोग लगाएं, अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती है,
अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। वहीं अगले साल जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए भी खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओमिक्रॉन से सुरक्षित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, चूंकि लगातार ओमिक्रॉन के मामले देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स का अपना तर्क है कि तैयारियां पूरी होनी चाहिए और क्या क्या कुछ है और प्रदेश सरकारों की तैयारी क्या है। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है, चूंकि तीसरी लहर क्या ओमिक्रॉन की वजह से आ सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ पूर्व सचिव IMA हरियाणा डॉक्टर अजय गुप्ता। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इनेलो की तरफ से प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता वेणु अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले इस खास चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या तैयारियां हैं प्रदेश की? देखिए, हरियाणा में नई जो कोविड की ओमिक्रॉन वायरस के कारण जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, उसके दृष्टिगत पूरी सरकारी मशीनरी वो मुस्तैद है। अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक बाशिंदों को वायरस की, कोरोना की पहली डोज, पहला टीका लग चुका है। ये आबादी का करीब करीब 93% बनता है। 1 करोड़ 91 लाख से अधिक दूसरी डोज लग चुकी है। इसके अलावा नया जो खतरा ओमिक्रॉन का मंडरा रहा है दुनिया के सिर पर, उसके दृष्टिगत जो सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सार्वजनिक स्थानों पर लोग करें, उसके लिए जो नियम हैं वो बता दिए गए हैं। उनको लागू करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी आपने सुनवाया स्वास्थ्य मंत्री जी को, उन्होंने बताया कि 1 तारीख से जिसको दूसरी डोज यानी दोनों टीके कोविड के नहीं लगे होंगे, ऐसे व्यक्ति को, लेकिन वीरेंद्र जी हम लगातार इसको लेकर कार्यक्रम भी कर रहे थे। वीरेंद्र जी, हम इसको लेकर लगातार कार्यक्रम भी कर रहे थे, जहां पर दर्शकों ने एक राय रखी है कि प्रदेश सरकार को इसका समय बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई मॉल्स में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, क्या उसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे? क्या इतनी टीम है आपके पास, इतनी व्यवस्था है आपके पास? कहां पर आप व्यक्तियों को रखेंगे? कोई ट्रेन में सफर करेगा, वहां पर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचेंगे। कोई बस में सफर करेगा, वहां पर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जांचेंगे। तो टाइम भी बढ़ाना चाहिए। और आप क्या, आपके पास इतनी व्यवस्था है? सिर्फ देखिए जी, बीमारी इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि आपके पास व्यवस्था है कि नहीं जांचने की। नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्वतः अपने ऊपर कड़ाई से लागू करें। टीका, उसकी पहली डोज के बाद नियत समय पर दूसरी डोज आपको लगवानी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप इस निर्देश का पालन नहीं करते तो सरकार को सख्ती करनी ही होगी। और यह सख्ती इसलिए करनी होगी कि किसी भी नागरिक को अपने जीवन को खतरे में डालने का हक भी नहीं है और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने का तो बिल्कुल भी नहीं है।
अब सख्ती करने का अर्थ ये हुआ, सरकार के निर्देश ऑलरेडी हैं, मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पर आप बिना टीकाकरण के न जाएं। तो इन निर्देशों को या तो आप स्वतः मान लीजिए, ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो सरकार को जांच रैंडमली करनी पड़ेगी। हर नागरिक की नहीं हो पाएगी, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, जांचा जाएगा, आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। हर हरियाणवी को अपने हित में और व्यापक देश हित में तैयारी स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है ओंकार जी, हमने पहली लहर को देखा, दूसरी लहर को देखा कि हमारी अस्पतालों की व्यवस्था किस तरह की थी और किस तरीके से सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। इस बात को मैं कहूंगा क्योंकि ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है। लेकिन आपको लग रहा है पहली दूसरी लहर के बाद हमने कुछ सीखा है, हमारे स्वास्थ्य ढांचे में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि कई हेल्थ एक्सपर्ट हैं इसको मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर ला सकता है, भले ये घातक ना हो। कोरोना की सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब सारे प्रबुद्ध नागरिकों की और आम जनता की ये जिम्मेवारी है कि हम किसी भी तरीके कोरोना के ऊपर जीत हासिल करें, चाहे वो कोई भी तरीका हो। आपने देखा होगा पहले भी अगर धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, मंदिर, गुरुद्वारे और सामाजिक व्यक्ति आगे ना आते तो सरकार तो हर तरीके से फेल थी। सरकार के पास पिछली दूसरी लहर में ऑक्सीजन भी नहीं थी। और अब मैं बताना चाहता हूं WHO की गाइडलाइंस के अनुसार प्रति 1000 के ऊपर 3 बेड की आवश्यकता है और हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पे 2 बेड होने आवश्यक हैं। और इस वक्त हरियाणा की जनसंख्या तकरीबन 2,90,00,000 है। इस हिसाब से हमारे पास 58,000 बेड आवश्यक हैं, लेकिन हमारे पास मात्र 21,023 बेड हैं। और मैं अपने भाई अभी वीरेंद्र चौहान को बोल रहा था, इन्होंने बोला कि हमने कोरोना की पहली डोज 3,12,00,000 को लगा दी है, जबकि टोटल पॉपुलेशन हरियाणा की 2,99,00,000 है। मेरे भाई अपने आंकड़े को ठीक कर लीजिए, इतना भी झूठ ना बोलिए कि जनता को सोचना पड़ जाए। जब 2,90,99,00,000 टोटल जनसंख्या है, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, 2,99,00,000 की जनसंख्या है, आपने 3,12,00,000 को पहली डोज लगा दी, बहुत हैरान करने वाली बात है। और मैं जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आप सरकार की तरफ मुंह ना ताकिए, सरकार भी वही है याद रखना, और कोरोना भी यही है, ये याद रखना पड़ेगा हमारे को। सिर्फ सरकार के सहारे हम नहीं रह सकते, हमारे को अपनी व्यवस्था भी सुधारनी पड़ेगी। पहली 3 मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ साथ हमारे को रेगुलर अपना चेकअप करवाना भी जरूरी है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी परिवार में किसी को आती है तो सिर्फ पैरासीटामोल या सिट्राजिन लेके काम ना चलाएं, डॉक्टर के पास आवश्यक चेकअप कराएं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस बार सरकार को कम से कम पिछली तरफ के जो इनके हमारे एक्सपीरियंस है उससे इनको सीख लेते हुए कम से कम एक व्हाइट पेपर हमें जरूर जारी करना चाहिए कि किस जिले में, किस हलके में, किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ताकि हमारे में डर का माहौल पैदा ना हो। जनता इतनी ओमिक्रॉन से नहीं दहशत खाएगी जितनी डर से खाएगी। हमारे को एक व्हाइट पेपर की आवश्यकता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 1 मिनट लूंगा बस मैं, बातें बड़ी बड़ी करने से बात नहीं होगा। आपने कह दिया 1 जनवरी से हम ये लागू कर देंगे, ये इनकी पुरानी आदत है तानाशाही की। 12 बजे को रात को नोटबंदी कर देते हैं, GST लागू कर देते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जो आपने पूछा कि आपको जांच करने के लिए टीम है, इनके पास कोई टीम नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी वाले लोग हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जाता। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, मुझे उत्तर देना होगा। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, अब सभी के शुरुआती वक्तव्य लेने, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है वेणु अग्रवाल जी, किस तरीके से सरकार की तैयारियों को, और ये जो आदेश दे दिया गया कि 1 जनवरी 2022 तक, उससे पहले सभी वैक्सीनेट हो जाएं, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, जबकि हम भी इस तरह के कई कार्यक्रम कर चुके हैं इस बारे में कि हम दर्शकों की राय लें। दर्शकों की राय निकलकर यही सामने आई है कि सरकार को इसका समय बढ़ाना चाहिए, और सरकार की ये इस व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सरकार के पास वो तैयारियां हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए, आंकड़े जो मैं अभी नोट कर रही थी, एक स्टडी जो बता रही है कि देश में टीकाकरण की जो रफ्तार है वो पहले के मुकाबले घटी है,
और जब से ओमिक्रॉन आया है टीके की रफ्तार 8.5% घटी है। देखिए, जब ओमिक्रॉन ने दस्तक दी उसी वक्त हमें सावधान हो जाना चाहिए था। हमें फ्लाइट्स के ऊपर एक रोक लगा देनी चाहिए थी, जो कि हमारा पहला एक स्टेप होना चाहिए था। लेकिन सरकार हमेशा से हमने देखा है कि ये सो कर जागती है। जब नुकसान हो जाता है तब ये एक्शन में आती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अभी तक देश की 11%। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी वेणु जी। हेलो जी वेणु जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। ठीक है, लगता है कि वेणु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर राहुल जी, आप देख रहे हैं जो ओमिक्रॉन को लेकर जो बात रखी जा रही थी, पहले तो शुरुआती दौर में यही कहा जा रहा था कि हम कई तरह की ऐसी व्यवस्था करें कि ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे ही ना पाए। लेकिन अब मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहले 100 मामले 15 दिन में, फिर उसके बाद 100 मामले 5 दिन में, मतलब रफ्तार 3 गुना से भी ज्यादा तेज। अब फिलहाल देख रहे हैं कि जो स्टडीज आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, क्या सच में ओमिक्रॉन घातक है? क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर ला सकता है? इसको हम माने? देखिए, ये बात तो पक्की है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं पहली वेव की तरह, दूसरी वेव की तरह ओमिक्रॉन लाने वाले विदेशी ही हैं जो इस देश में लेके आए। अगर हम 270 केसेस में आज भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से 80% केसेस वही हैं जो यूके या यूएस से आए हैं, जिनको आइसोलेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि हमारे को आगे चल के भी अपनी फॉरेन ट्रैवल की पॉलिसी को और क्वारंटाइन की पॉलिसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट पिछली बार आया था, इस बार ये ओमिक्रॉन आया है। ये हमको ध्यान रखना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश की जब आप बात करते हैं, प्रदेश में जीनोमिक टेस्टिंग को बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्या मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि क्या जीनोमिक टेस्टिंग हरियाणा में इन हाउस हो रही है और कितने सैंपल में हो रही है? हम बार बार ये कहते हैं, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि बार बार हम साउथ अफ्रीका का नाम लेते हैं। साउथ अफ्रीका में हर एक सैंपल की जीनोमिक टेस्टिंग होती है। हम मानते हैं इस देश में नहीं हो सकती है, क्योंकि 4,000 रुपए का खर्चा आता है और टर्न अराउंड टाइम, मतलब उसकी जो रिपोर्ट आती है वो 4 दिन में आती है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट क्या जीनोमिक टेस्टिंग क्या अधिकांश सैंपल की हो रही है? जो कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ 270 केसेस हैं, हो सकता है 10 गुना ज्यादा हो सकता है 20 गुना ज्यादा हो, और धीरे धीरे पैर पसारते हुए आप और हम सब 2 हफ्ते बाद ओमिक्रॉन की तीसरी वेव को झेल रहे हो। क्योंकि हमारे को यह समझना जरूरी है, भले ही 60% जनता को टीका लग चुका है, 2 टीके लग चुके हैं, 40% जनता अभी भी ऐसी देश में है जिसको 1 टीका लगा नहीं है। दूसरा, 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी टीके नहीं लगे हैं, और 10 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वेरियस पार्टी से, उनको सबको जनवरी, फरवरी, मार्च में टीका लगा था, ना कि सितंबर, अक्टूबर में। तो इसका मतलब फेडिंग इम्यूनिटी है, और बूस्टर की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। प्रदेश में या देश में कहीं भी बूस्टर की चर्चा नहीं हो रही। हम ये कह रहे हैं कि हमें बच्चों का टीकाकरण 3 बार हम फेल हो चुके हैं। अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में हमारे को टीकाकरण बच्चों का स्टार्ट करना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो जब हम ये बातें करते हैं कि हमारी सारी तैयारी है और सब अच्छा है, लोगों को एक फॉल्स आश्वासन आता है कि सब चीजें ठीक हैं। ठीक कहां है? ठीक करना जरूरी है। लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लोगों को तो नॉलेज नहीं है, बट उसको नॉलेज कहां से आएगी? ऐसे ही जो नेता हैं उनसे आएगी, या जो मीडिया कर्मी हैं उनसे नॉलेज आएगी। और जब नेता ये कहते हैं कि सब सही है, तो लोग आश्वस्त होके मैरिजेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं। और एक बड़ी बात है कि आपने कह दिया कि आपके बसों में, ट्रेन में आप उनको नहीं जाने देंगे जिनका दूसरा टीका नहीं लगा। क्या मोडालिटी है? क्या अमेरिका की तरह आप चेक कर पाओगे? क्या आप उनको रोक पाओगे? क्या आप अपनी चीजों को बंदोबस्त कर पाओगे, इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे? तो कहना और करनी और कथनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर भार्गव जी, वीरेंद्र जी, ठीक जी, मुझे सिर्फ ये कहना है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक पॉइंट है डॉक्टर भार्गव, एक पॉइंट और आता है कि 65% से ज्यादा आबादी ग्रामीण जिलों में रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों के सिर्फ 37% बिस्तर ही उपलब्ध हैं। एक ये पॉइंट भी है जो कहीं ना कहीं डराने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर
बड़े टाउन्स में हैं, जो छोटे गांव हैं, वहां पे भी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हम जानते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे उतने सुदृढ़ नहीं है कि वेंटिलेटर देने के बाद भी वो वेंटिलेटर चल पाए। तो मैं वीरेंद्र जी से कहूंगा कि स्पष्टता से सच्चाई लोगों के सामने रखें। हो सकता है भूल चूक हो, उसके लिए पब्लिक जरूर माफ कर देगी, पर ये झलावे में रखना कि सब सही है, सब सही है, सब सही है, उसकी वजह से जो परेशानी पब्लिक को होती है वो उसको ना झेलना पड़े। शुरुआती वक्तव्य बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और उसमें से एक पहलू यह भी है कि हम अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं बाकी सभी देशों की तुलना में, और क्या जो पहली लहर से हमने सीखा, जो हमने दूसरी लहर से सीखा, क्या वो नसीहत हम तीसरी लहर आने से पहले ले पा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य ढांचा हमारा मजबूत हुआ है? देखिए, तीसरी लहर के बाद तीसरी लहर जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तीसरी लहर के बाद जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है बहुत ही एक्टिवली हुआ है। देखिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखेंगे और उसको आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूके और यूएस से कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान की जो वैक्सीनेशन रेट है इन कंट्रीज जो कि काफी डेवलप्ड है हिंदुस्तान से, जिनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान से बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैक्सीनेशन में वो हिंदुस्तान से पीछे चली गई। नहीं डॉक्टर अजय गुप्ता, ये सच नहीं है। नहीं डॉक्टर अजय गुप्ता, ये सच नहीं है। आपको अपने देश के अनुसार प्रक्रिया चलानी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी 35 करोड़ की जनसंख्या है वो यूके है, जहां पे 95% को 1 डोज, 85% को 2 डोज और 35% को 3 डोज लग चुकी है। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा देश बड़ा है, देश बड़ा है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, नहीं डॉक्टर अजय, नहीं डॉक्टर अजय, यही वो कंट्री है, डॉक्टर अजय, यही वो कंट्री है जिसमें 80% लोग जनसंख्या के होते हुए भी वोटिंग करते हैं। यही वो जनसंख्या है जो हर 5 साल में चुनाव समझती है। हमारे देश में कितने लोग जब वोटिंग की बारी आती है, जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वोटिंग की बारी आती है, तब वो पढ़े लिखे हैं। जब वैक्सीनेशन की बारी आती है तो वो अनपढ़ है, वो गरीब है। डॉक्टर भार्गव, एक करके, ठीक है। ये गलत, लोगों पे गलत थोपना है। जब वोट करते हैं उन्हीं जनता को, वही जनता आपके लिए भगवान होती है, उन्हीं नेताओं को चुनती है तो भगवान होती है। और जब वैक्सीनेशन की बारी आती है तो वो जनता अनपढ़ है। पॉइंट वैलिड है, ठीक है। डॉक्टर अजय गुप्ता अपनी बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, वीरेंद्र जी झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। पैसों की बातें करते हैं आप डॉक्टर होके, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बेतु की बातें क्यों कहते हैं? मुझे बताइए, कुछ भी आप कुछ भी बोलेंगे। ये सारा क्या आप ही का है? ठीक है, डॉक्टर राहुल, एक एक करके वीरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। की बातें आप ही कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर राहुल, देखिए एक एक करके ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी। ठीक है, वीरेंद्र जी आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है। योगेश कौशिक जी, किस तरीके की तैयारियां? सारी तैयारियां हैं हमारी, बताइए तैयारियां। नहीं डॉक्टर राहुल बताइए ना। डॉक्टर राहुल जी, संयमता का थोड़ा परिचय दीजिए, थोड़ा सा परिचय दीजिए। लोगों को डरा कर मारना चाहते हो सर? लोगों को आश्वस्त भी नहीं करना चाहते, लोगों को आश्वस्त भी नहीं करना चाहते। डॉक्टर राहुल ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी, फर्जी बातों से जब आपके पास में हो तब आप अपनी बात नहीं करने देंगे भाई ऐसा। वीरेंद्र जी ठीक है, वीरेंद्र जी चलने देंगे कि सब सही है, ठीक है, जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर राहुल डॉक्टर बने क्या? आप गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रवक्ता बने हैं क्या? नहीं डॉक्टर राहुल मुझे योगेश जी के पास जी भी की बातें कर रहे हैं आप। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। योगेश जी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा, मैं योगेश जी के पास आपके पास ही आऊंगा। ठीक है योगेश जी अपनी बात रखिए, किस तरीके से सारे सिनेरियो को देख रहे हैं?
सीधी सीधी बात आंकड़ों की करूंगा, जिसे अच्छी लगे लगे, ना लगे कोई बात नहीं है। सबके पास मोबाइल होगा, अभी गूगल खोल सकते हैं। ओमकार जी थोड़ा सा फेवर कर गए हैं वीरेंद्र जी को। ये गूगल बोलता है 2,73,88,008 हमारी जनसंख्या है हरियाणा की, प्रदेश की, जी प्रदेश की, ठीक है। इसमें से बच्चों को निकाल दीजिए और सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिए हैं पहली डोज। और किसको करके आए मुझे नहीं 3 करोड़ 12 लाख। हाँ, वो 3 करोड़ 12 लाख। सर मैं भी थोड़ा फेवर कर देता हूँ। ये पाकिस्तान वालों को कराए होंगे जी। तो अब ये पाकिस्तान वालों को कराए होंगे खुराना जी। इससे अगली बात ओंकार होंगे। ओंकार इससे अगली बात मैं करता हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा तब अपनी बात रखिए। इससे अगली बात मैं करता हूँ जी। ऐसी ही डिबेट जब दूसरी वेव आई थी, डॉक्टर भार्गव साहब बैठे हुए थे और एक विद्वान बीजेपी के भी बैठे हुए थे और इन्होंने कहा कि मेरे यहां पे हॉस्पिटल में आप आके चेक कीजिए, ऑक्सीजन नहीं है। और उन विद्वान इंसान ने यह कहा कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। इन्होंने कहा ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, उन्होंने कहा कहीं कोई नहीं मर रहा। और आज भाजपा के प्रवक्ताओं की बात साबित कर दी सरकार ने कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मर